नमस्कार, आप सभी इसका स्वागत मनी मंत्रा में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। मनी मंत्र में आज हम बात करेंगे निवेश के एक ऐसे विकल्प की जो हमारी परंपरा से जुड़ा है, साथ ही हमारी आर्थिक सुरक्षा का मजबूत आधार भी है। निवेश के इस लोकप्रिय और सुरक्षित माध्यम ने पिछले एक दशक की अगर बात की जाए तो करीब 250 से 300% का चमकदार रिटर्न भी दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सोना और चांदी में निवेश की, जिसके भाव इन दिनों अपने उच्चतम स्तर पर बने हुए हैं। अब आप सोचेंगे कि इतना महंगा सोना या चांदी भला कैसे खरीदा जाए और क्या इसमें निवेश करना ठीक होगा कि नहीं। इस बारे में आपको हम जानकारी देंगे। कैसे आप चाहें तो महज 10 रुपए से सोने में निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल माध्यम सही है या फिजिकल मोड ठीक रहेगा, या इसके अलावा और क्या विकल्प हैं सोने चांदी में निवेश करने के, और कैसे आखिर इसका जो सफर है वो चमकदार रहा है, उस सफर पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। जी हाँ, आज आपको हम बताएंगे सोना चांदी की अगर बात की जाए तो इसमें चमकदार रिटर्न का फॉर्मूला क्या बना हुआ है, किस तरीके से आप भी इसमें शानदार और चमकदार रिटर्न ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं किस तरीके की जो स्थिति है वो सोने चांदी के निवेश में फिलहाल देखने को मिल रही है, किस तरीके से सोने चांदी की जो चमक है वो बढ़ती हुई नजर आती है, ये आपको बता देते हैं। खासतौर से अगर बात की जाए सोने चांदी की चमक को लेकर, आपको बता दें 10 ग्राम सोने के भाव की अगर पहले बात की जाए तो ये भाव आप देख सकते हैं 1,13,000 रुपए से अधिक तक पहुंच चुका है। जी हाँ, ये 10 ग्राम सोने का भाव है बस। और खासतौर से जनवरी से अगर हम बात करते हैं यानी 2025 की, तो जनवरी से लेकर अभी तक करीब 40 से 45% तक जो भाव हैं वो बढ़ चुके हैं। और आपको बता दें जो 40-45% है, कितना इसका भाव बढ़ा है। इस साल सोने के भाव में करीब 34,707 रुपए से अधिक की बढ़ोतरी अभी तक दर्ज की जा चुकी है और आने वाले दिनों में भी यही उम्मीद है। इसके अलावा चांदी की भी अगर बात की जाए तो आपको बता दें चांदी का भाव जो है वो 1,31,000 रुपए प्रति किलोग्राम से अधिक भी पहुंच चुका है। और अगर आप अलग अलग शहरों की बात करेंगे तो वहां पे आपको और भी ज्यादा मिलेगा, जो कि टैक्स के साथ जुड़कर मिलता है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए इस वर्ष की 2025 की हम बात करें तो जनवरी से लेकर अभी तक करीब 45,000 रुपए से अधिक की बढ़ोतरी जो है वो चांदी के भाव में भी हो चुकी है। और यहां पर अगर रिटर्न की हम बात करें, क्योंकि करीब 45,000 रुपए का जो रिटर्न है अगर उसको देखा जाए तो शुरुआत से लेकर 2025 की शुरुआत से लेकर अब तक करीब 45% तक का जो रिटर्न है वो चांदी में भी देखा जा रहा है। और इसी वजह से इनकी जो चमक है वो बनी हुई है। लेकिन इसके साथ साथ पहले अगर हम बात करते हैं कि कैसे जो ये चमकदार सफर रहा है सोने की, अगर पहले बात कर ली जाए, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में किस तरह का यहाँ पे हम कह सकते हैं एक जो सफर रहा है सोने का वो किस तरह का रहा है, क्या कुछ भाव रहे हैं। और 10 साल पहले अगर सोना लिया होगा तो आज उसकी कीमत क्या होगी वो आपको बताते हैं। सोने पे सुहागा देखिए कैसे हो रहा है। 10 वर्षों में करीब 320% से अधिक का रिटर्न सोना दे चुका है। कैसे दिया है? 2015 की अगर बात की जाए तो 10 ग्राम जो सोना है उसका भाव था 26,343, और उसके बाद वर्ष 2025 की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं 1,13,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का जो भाव है वो अभी तक पहुंच चुका है। इससे भी ज्यादा पहुंचने की संभावना जताई गई है। अब त्योहारी सीजन भी आने वाला है, इसमें जाहिर तौर पर सोने की जो मांग है बढ़ती हुई नजर आएगी और इस साल के अंत तक बताया जा रहा है कि और दाम बढ़ सकते हैं। सोने की आपने जानकारी ली। चांदी की भी अगर बात की जाए, क्योंकि चांदी भी पीछे नहीं, और कई तो जो एक्सपर्ट है उनका मानना है कि चांदी में ज्यादा आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। निवेशकों की चांदी देखिए कैसे हुई है पिछले 10 वर्षों की अगर बात की जाए। 10 वर्षों में करीब 245 से अधिक का जो रिटर्न है वो चांदी ने भी दिया है। और 2015 की अगर बात की जाए तो करीब 37,825 रुपए किलोग्राम था चांदी का भाव, जो कि 2025 की अगर हम बात करें तो फिलहाल ये 1.31 लाख रुपए प्रति किलोग्राम से भी अधिक हो चुका है। और खासतौर से आजकल के अगर भाव की हम आपको बताएं तो राजधानी दिल्ली में आपको करीब 1.38 या 1.40 तक का जो भाव है वो आपको यहां पर मिल सकता है। तो जाना आपने किस तरीके से लगातार जो भाव हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे में हमारे सामने सवाल यही होता है कि जब भाव बढ़ रहे हैं तो क्या निवेश करना ठीक होगा या नहीं, या इसके अलावा और किस तरह के विकल्प हैं जिसके जरिए हम निवेश कर सकते हैं। क्योंकि आज के समय में ये कहा जाता है कि जब अगर आप सोने या चांदी में निवेश करना चाहते हैं तो आप महज 10 रुपए से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। वो अब हम जाहिर तौर पर किसी दुकान या शोरूम में जाकर तो नहीं कर सकते। इसके लिए डिजिटल गोल्ड जो है वो अच्छा खासा आज के समय में जो लोग हैं उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोकप्रिय हो रहा है। डिजिटल गोल्ड ना सिर्फ
एक तरीके से हम मान सकते हैं सरल माध्यम है, क्योंकि वहाँ पे आप 10 रुपये से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। हर महीने आप चाहें तो 100, 500 जिस तरीके से आपका बजट बनता है आप उसमें सोने या चांदी में निवेश कर सकते हैं और इस तरीके से आपके निवेश की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ जब ये कहा जाता है कि हमारा जो पोर्टफोलियो है उसके डाइवर्सिफिकेशन के लिए कितना अहम है कि हम सोने चांदी में भी निवेश करें, क्योंकि स्टॉक्स की स्थिति हम कभी कभी देखते हैं, बाजार उतार चढ़ाव लगातार बना रहता है, लेकिन सोने की अगर बात की जाए, चांदी की अगर बात की जाए, फिर भी इनको एक सुरक्षित माध्यम माना जाता है निवेश का। ऐसे में क्या कुछ करना चाहिए जब निवेश की हम बात करते हैं, इस पर आपको जानकारी देंगे और इसके लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ी हैं। आपको बता दें वंदना भारती जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, हेड ऑफ कमोडिटीज रिसर्च हैं एसएमसी ग्लोबल लिमिटेड से। बहुत बहुत स्वागत आपका वंदना भारती जी। सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि जो महिलाएं हैं उनको तो निवेश की जब बात की जाती है तो शायद सोना जो है सबसे पहले नजर आता है, लेकिन अब यहां अगर हम चांदी को भी देखें तो वो भी पीछे नहीं है। सोने चांदी के अगर पिछले 10 वर्षों का जो हमने रिकॉर्ड है, रिटर्न है, वो अपने दर्शकों को भी बताया, करीब 250 से 300% और उससे भी ज्यादा जो रिटर्न है वो मिला है। आप कैसे देखती हैं इसको? जी, अगर ये रिटर्न देखा जाए तो सदियों से मिल रहा है महिलाओं को और हमारे समाज को पूरा। और अगर एमसीएक्स की जहाँ से शुरुआत हुई थी तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 5500-5600 सोने का यहाँ पे भाव था। आज 20 सालों में हम लोगों ने करीब करीब 1,10,000 आता हुआ देखा है। तो रिटर्न वाइज सोने ने, अगर निफ्टी से भी हम कंपैरिजन करें तो पिछले 13 सालों में निफ्टी ने अगर 15% का रिटर्न दिया है तो सोना यहाँ पे 14% का रिटर्न दिया है। तो एक ऐसा एसेट क्लास जो आपको इकोनॉमी ग्रो कर रही है तभी भी वो ग्रो कर रहा है, और जब इकोनॉमी नहीं ग्रो करती है और हर जगह एक क्योस होता है, रिसेशन होता है, पैनिक होता है, उसमें ही आउट परफॉर्म करता है। तो मुझे लग रहा है कि महिलाएं एक ऐसी चीज में यहाँ पे निवेश कर रही हैं जो कि हर माहौल में सेफ है। तो मैं ये कहूंगी कि ये बहुत समझदारी भरा निवेश है। और अब जाके देखा जाए तो काफी सारे देश हैं जैसे कि चाइना है, वो यहाँ पे इनकरेज कर रहा है अपने सिटीजन्स को भी कि आप यहाँ पे अब सोने में खरीदिए और सोने की खरीदारी करिए, और उन्होंने नियमों में काफी ढील दी है। लेकिन हमारे देशों में इसकी यहाँ पे पूरी खुली छूट रही है और सदियों से यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि महिलाओं ने सोने को अपने पोर्टफोलियो में डाला है। और एक परंपरा के तौर पर हम तो सोने में लगातार निवेश करते आए हैं, लेकिन इन दिनों जिस तरीके से जो इसके भाव हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं, जो चमक है और बढ़ती जा रही है, ऑल टाइम हाई पर इसका जो भाव है पहुंच रहा है। ऐसे में क्या इसके पीछे कारण आपको लगते हैं? जैसा आपने बताया कि जो चीन की बात की जाए, रशिया की बात की जाए, उन्होंने, उनके बैंक्स ने खरीदारी कहीं ना कहीं सोने की बढ़ा दी है, लेकिन ऐसे में एक निवेशक के तौर पर अगर देखा जाए तो क्या हमें इसमें निवेश करने का ये सही समय होगा? जी, काफी लोग यहाँ पे बोलते हैं कि अब रैली यहाँ पे 1,10,000 तक आ गई है, तो काफी लोगों का ये मानना है कि एक लंबी यहाँ पे गिरावट आएगी और इसके बाद फिर सोने में निवेश करना चाहिए। लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है कि ये ऐसी कमोडिटी है जहाँ पे हम लोगों ने बहुत बड़ा क्रैश आता हुआ कभी भी नहीं देखा है। एक कोविड का समय था जब एक पैनिक आया, एक पैनिक आपको 2008 में आया, और 20 सालों में जब से यहाँ पे डेरिवेटिव मार्केट है, सिर्फ सोने ने 4 बार यहाँ पे बहुत मार्जिनल नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो रिटर्न वाइज देखा जाए तो ये एक स्ट्रैटेजिक कमोडिटी है जिसमें पहले तो निवेशक करते थे, फिर ज्वेलरी जो खरीदते थे वो यहाँ पे निवेश करते थे, लेकिन अब सेंट्रल बैंक्स यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में सेंट्रल बैंक्स ने हजार टन की बाइंग करी है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा, 16 साल से, मैंने 10 साल बोला है, 16 साल से बैंक यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं और उनका जो हिस्सा है करीब करीब 1/3 है। तो ऐसा माहौल जहां डी डॉलराइजेशन हो रहा है, हम ब्रिटेन वुड की तरफ फिर से मतलब जा रहे हैं, वहां पे बात हो रही है डॉलर से लोगों का निवेश मतलब भरोसा कम हुआ है, और यहाँ पे बात हो रही है कि अब यूएस डॉलर के बाद, ट्रेजरी के बाद यूरो नहीं, सोना जो है वो दूसरी पसंद बन चुका है सेंट्रल बैंक का फॉरेक्स रिजर्व में, फॉरेक्स रिजर्व का निवेश करने का। तो इन कारणों में जब पूरा युद्ध का माहौल है, यहाँ पे इन्फ्लेशन का माहौल है, रेट कट की स्थिति में इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, तो ऐसे माहौल में सोना, मुझे लग रहा है कि इसकी जो चमक है वो जारी रहेगी। बस मेरी सलाह ये है कि 2,000-3,000 का अगर थोड़ा सा करेक्शन आता है तो हर डिप पे आप बाइंग करें, और इसे आप एसआईपी की तरह भी बाइंग कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए थोड़ा थोड़ा खरीदा जाए। जी, लेकिन ऐसे में अगर चांदी की भी बात हम करें वंदना जी, वहां क्या स्थिति आप देखती हैं? क्योंकि उसके भाव में भी हमने देखा है किस तरीके से लगातार जो इजाफा है वो तो हुआ नजर आया है, मांग भी उसकी बढ़ी है। चांदी की बात मैं यहाँ पे करना चाहूंगी, और मुझे लग रहा है कि
फिलहाल ये सोने से बेहतर विकल्प कैसे हो सकता है, क्योंकि सोने में देखा जाए तो 4 साल में 120% का रिटर्न है, और चांदी को देखा जाए जिसे प्रेशियस मेटल भी कहा जाता है, उसने अभी तक बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं दिया। हालांकि इस बार उसने सरपास किया है सोने के रिटर्न को। अब यहाँ पे कहेंगे कि कारण क्या है यहाँ पे चांदी के बढ़ने का, और मैं क्यों बोल रही हूँ कि आने वाले समय में चांदी जो है वो बेहतर विकल्प हो सकता है। इसके पीछे 4 कारण है। एक तो प्रेशियस मेटल है, गोल्ड की बढ़त के बाद अब यहाँ पे गोल्ड इज न्यू सिल्वर इज न्यू गोल्ड हम यहाँ पे कह सकते हैं। काफी लोग सिल्वर की ज्वेलरी खरीद रहे हैं, फैब्रिकेशन में जा रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पे है कि निवेश जो मांग है वो ईटीएफ की मांग यहाँ पे बहुत बड़ी है, और अपने बाजार में भी सिल्वर ईटीएफ का रिकॉर्ड वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट के साथ। तीसरी बात यहाँ पे मैं बड़ा महत्वपूर्ण है वो बोलना चाहूंगी कि पहले तो सेंट्रल बैंक यहाँ पे सोना खरीदते थे, लेकिन अब रशियन बैंक है या अदर बैंक है, सेंट्रल बैंक, वो अब गोल्ड के साथ साथ यहाँ पे चांदी खरीद रहे हैं। चौथी बात यहाँ पे ये है कि रिसेंटली यहाँ पे यूएस में सिल्वर को क्रिटिकल मिनरल्स के लिस्ट में डाला है। ये इसके सिग्निफिकेंस को बताता है, और आने वाले समय में जिस तरीके से सोलार में इसके यूजेस बढ़े हैं, ईवीज में बढ़े हैं, एआई का जितना भी हार्डवेयर अब यहाँ पे बनेगा उसमें सोने का सिल्वर के यहाँ पे निवेश है, तो इसका जो इंडस्ट्रियल डिमांड है, स्ट्रैटेजिक डिमांड, ये इसको काफी अलग करता है। और मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी वैसे वैसे सिल्वर का डिमांड यहाँ पे बढ़ता जाएगा। और एक पॉइंट और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, ऐसे माहौल में सिल्वर का जो सप्लाई साइड है पिछले 5 सालों से डेफिसिट पे जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये कमोडिटी आने वाले समय में 2 साल में सोने से बेहतर एक विकल्प देना मतलब विकल्प रहेगी और बेहतर रिटर्न देना चाहेगी। तो मुझे लग रहा है जिन्हें लग रहा है कि मतलब वी हैव मिस्ड द बस, हमारी सोने की रैली छूट गई, वो सिल्वर की रैली को जरूर यहाँ पे पकड़े। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो फ़ायदा है वो निवेशकों को हो सकता है, और ख़ासतौर से जैसा वंदना जी आपने बताया कि कैसे पिछले अगर हम 10 वर्षों की बात करें या सोने का जिस तरीके से रिकॉर्ड रहा है पिछले 16 वर्षों का, वो भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन ख़ासतौर से क्योंकि जो निवेशक है वो कहीं ना कहीं संशय यही होता है कि मैं अगर यहाँ पर शुरुआती तौर पर निवेश कर रहा हूँ तो कितना इसमें निवेश करूँ और उसका लाभ कितना मिल सकता है। जी, पहले मैं पोर्टफोलियो में गोल्ड को ज्यादा वेटेज देती थी, अब थोड़ा सा स्ट्रैटेजी यहाँ पे चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग है सिल्वर के। और अगर 25% पूरे पोर्टफोलियो का अगर हमें प्रेशियस मेटल में लगाना हो तो मैं यहाँ पे 15% का जो वेटेज है वो मैं यहाँ सिल्वर को देना चाहूंगी और 10 गोल्ड को देना चाहूंगी। 10 गोल्ड को देने की वजह है कि अब यहाँ पे लो इंटरेस्ट रेट का माहौल रहेगा, यानी दोनों के ही अपने अपने कारण जो हैं वो आपकी नजर में। और आपको बता दें हमारे साथ राहुल गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं, बुलियन मार्केट एक्सपर्ट हैं, उनकी भी राय हम यहाँ जान लेते हैं। राहुल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत मनी मंत्र में। जानना चाहूंगा आप किस तरीके से देखते हैं सोने चांदी के भाव की अगर बात की जाए, ऑल टाइम हाई पर ये पहुंच रहे हैं, और आने वाला जो समय है निवेशक कहीं ना कहीं ये जानने के लिए आतुर रहते हैं कि किसमें निवेश करके हमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है। देखिए इंटरनेशनल जो करेंसीज का जो माहौल है, जो डॉलर निश्चितताएं जो बढ़ रही हैं, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि हर सेंट्रल बैंक सोना बढ़ रहा है, रख रहा है अपने पास। हर सेंट्रल बैंक को लग रहा है कि फ्यूचर के अंदर इंटर कंट्री ट्रांजैक्शन करने के अंदर शायद डॉलर की जगह कोई और चीज की जरूरत पड़े, जिसमें अभी ब्रिक्स करेंसी जो है उसमें थोड़ा समय लग रहा है, कोई और ऑल्टरनेट विकल्प नहीं है, तो चीजें वापस पुराने विकल्प के ऊपर लपने के ऊपर जा रही हैं। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस सोने में होती दिख हैं, और जैसे कि हम देख रहे हैं कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस चल रहे हैं। अब देखिए आज भी रशिया से तो ट्रांजैक्शन हो रही हैं देशों की, तो उसमें मेरा मानना है सोना ही असली माध्यम है। तो उसको देखते हुए जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय अनिश्चितताएं बढ़ती रहेंगी और आपस में सेंट्रल बैंक्स के अंदर आपस में जो ट्रांजैक्शंस है वो सोने में जाती रहेंगी, तो भारतीय लोग जो इतने सालों से सोना खरीद रहे हैं उनको सोने की बढ़त उसका रिजल्ट के तौर पे दिखती रहेगी। और सोने का निवेश जो भारत में इतने साल से हो रहा है, भारत सोचिए कितने समय पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। बिल्कुल, उसी वजह से हम तो एक परंपरा मानते हैं सोने में निवेश को। लेकिन अगर हम देखते हैं यहाँ पे खासतौर से राहुल जी के जब जिस तरीके से भाव बढ़े हैं, ऐसे में माध्यम क्या हमें चुनना चाहिए? सोने या चांदी की जब खरीदारी की हम बात कर रहे हैं, क्या जो फिजिकल फॉर्म है वही सही है या डिजिटल तरफ हम जा सकते हैं? ईटीएफ का विकल्प हमारे पास है, आपकी राय में क्या क्या विकल्प हमारे पास? देखिए एक सबसे अच्छा विकल्प था जो भारत सरकार ने बंद कर दिया है, वो है गोल्ड बॉन्ड। उसमें क्या खास बात थी, आपको ब्याज भी मिलता था और आप सोना भी खरीद के रख सकते थे सरकार के पास। तो उसके बंद होने के बाद अब देखिए आज कहीं भी सोने में ब्याज तो नहीं मिलता, तो 2 ही ऑप्शन रह जाते हैं, ईटीएफ और फिजिकल। अब ईटीएफ में साल के लिए आपको कैरिंग कॉस्ट देनी पड़ती है, परंतु आपको फिजिकली ध्यान नहीं रखना पड़ता। ये बहुत अच्छी बात है, ये आसान है, और उसके दाम निरंतर जैसे सोने के दाम बदलते रहते हैं वैसे दाम बदलते रहते हैं।
और आप सोना फिजिकली खरीदते हैं तो आपका जीएसटी भी लगता है, उतना एक्स्ट्रा आपकी इन्वेस्टमेंट होता तो 3% है, परंतु उतना आपका एक्स्ट्रा पैसा भी लगता है। तो दोनों के अपने फायदे हैं। मुझे लगता है सोना आपको आधा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में और आधा फिजिकल फॉर्म में लेके रखना चाहिए, क्योंकि काउंटर पार्टी रिस्क दुनिया में बढ़ रहा है। जो डॉलर की जो टूटने की हालत है उसका रीजन है काउंटर पार्टी रिस्क, एक दूसरे के ऊपर अनिश्चितताएं। अब यूएस के अंदर जो डेट्स हैं वो $37 ट्रिलियन हो गए हैं, जो सरकार का उधार है वो $37 ट्रिलियन है। तो उसको देखते हुए डॉलर जो है इंटरनेशनल करेंसी और सेंट्रल बैंक्स के बीच में ट्रांजैक्शन और इंटरनेशनल लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन में घट रहा है। तो उसको देखते हुए मेरा मानना है फिजिकल गोल्ड जरूर होना चाहिए। किसी भी तरह की अनिश्चितता के लिए आपके हाथ में फिजिकल सोना रहना चाहिए, जो आप कभी भी रुपए में या किसी भी फॉर्म ऑफ करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हर समय आपको उसका फायदा दिखता रहता है। चांदी, जैसे वंदना मैम कह रही थी, चांदी के अंदर दाम बढ़ रहे हैं, परंतु चांदी फिजिकली रखना एक बहुत मुश्किल काम है आम आदमी के लिए, सोना रखना आसान है। जी बिल्कुल। और जब हम क्योंकि भाव की भी बात करते हैं तो जो भाव है वो प्रति 10 ग्राम है और प्रति किलोग्राम की भी अगर बात की जाए, उस वजह से कहीं ना कहीं रखने की जो आपने बात कही वो भी एक लोगों को मुद्दा रहता है। लेकिन वंदना जी, जिस तरीके से अभी राहुल जी ने भी बताया हमें कि जो स्थिति बनी हुई है उनका असर, और खासतौर से फॉर्म की अगर बात की जाए, आप कितना इस बात से सहमत, क्योंकि भले ही जीएसटी उस पर 3% अभी लगता हो, लेकिन जिस तरीके से देश में एक जीएसटी सुधार हमें देखने को मिल रहा है, और खासतौर से वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की अगर बात की जाए तो उनका भी अनुमान सामने आया है कि अब कहीं ना कहीं जो त्योहारी सीजन आ रहा है तो उसमें भारत में एक मांग जो है वो सोने चांदी की बढ़ती हुई नजर आएगी। जी, कभी मतलब कई बार ऐसा देखा गया है कि पूरा जो सीजन होता है वो डल होता है थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो लगातार हम लोगों ने पिछले बार 24% का रिटर्न था, मतलब महंगा हुआ सोना, इस बार 40%। तो डेंट तो आता है, और डेंट आता है तो सबसे पहले हम ज्वेलरी डिमांड पे डेंट आता हुआ देखते हैं। और मुझे लग रहा है कि लेकिन मतलब हमने इतना सोना इसलिए एक्यूमुलेट किया है कि हमारे लिए ऑस्पिशियस है, और हमारा एक कंपल्शन होता है, भले ही वो क्वांटिटी कम हो जाए लेकिन हम निवेश यहाँ पे करते हैं। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से जीएसटी का जिस तरीके से एप्लीकेबल होगा और कुछ यहाँ पे सेविंग्स आएंगी, वो सेविंग्स यहाँ पे काफी समझदारी से लोग सोने में लगाएंगे। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अभी त्योहारी सीजन जिस तरीके से बढ़ा है और हल्का सा एक दबाव देखने को मिला है सोने में, हालांकि वो इम्प्लीमेंट अभी नहीं हुआ। लेकिन वंदना जी, किस फॉर्म में हमें निवेश करना चाहिए? क्या हम जो कॉइन्स में कर सकते हैं या ज्वेलरी में करें, बार्स में करें, क्या फॉर्म आपको सही लगता है? मुझे लग रहा है कि ये डिपेंड करता है कि उनका ड्यूरेशन भी क्या है। अगर ये जनरेशन वाइज आपको गिफ्ट देना है तब तो आपके लिए ज्वेलरी है, कॉइन्स है। अगर आप यहाँ पे छोटे अवधि के लिए करना चाह रहे हैं और पोर्टफोलियो को चर्न करना चाह रहे हैं, फिर मुझे लगता है कि ईटीएफ जो है वो एक आसान उपाय है, क्योंकि उसमें एंट्री और एग्जिट जो है वो आसान है, और हर आप अपने 5 या 10% का रिटर्न है वहां पे आप एग्जिट कर सकते हैं, फिर लोअर लेवल पे बाइंग कर सकते हैं। तो ड्यूरेशन इसमें काफी ज्यादा महत्व रखता है। और आपका पर्पस क्या है? इन्वेस्टमेंट पर्पस है तो आप ईटीएफ में जाइए, डेरिवेटिव्स प्लेटफॉर्म पे जाइए। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे मुझे इन्वेस्टमेंट भी करना है लेकिन मुझे गिफ्ट पर्पस भी है, तो मुझे लग रहा है कि ड्यूअल के लिए यहाँ पे फिजिकल गोल्ड में, ज्वेलरी, कॉइन्स में जाना बेहतर होगा। जी बिल्कुल। तो देखिए, अलग अलग विकल्प जो निवेशक हैं उनके पास हैं, और कैसे सोने पे सुहागा हो सकता है या निवेशकों की चांदी हो सकती है, ये काफ़ी कुछ निर्भर करता है कि आप जानकारी के आधार पर ही निवेश करें। फिलहाल हमारे साथ दोनों खास मेहमान जो हैं बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, बहुत जल्द लौटते हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। यार, उम्र के साथ मेडिकल बिल्स भी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस तो जरूरी है, पर भाई प्रीमियम बहुत कॉस्टली पड़ता है। अब नहीं, सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस को GST फ्री कर दिया है। वाह, मतलब मेरी अगले प्रीमियम पे 5,000 से ज्यादा की GST बचत। Enjoy tax-free health insurance. Oh, lovely. Well done. अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं मनी मंत्रा, जहां लगातार आपको हम बता रहे हैं किस तरीके से सोने चांदी में निवेश करके अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है, लेकिन किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से बाजार में उतार चढ़ाव की स्थिति रहती है, ऐसे में कितना सुरक्षित है सोने चांदी में निवेश करना। और दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो लगातार इस पर जानकारी दे रहे हैं। वंदना भारती जी और राहुल गुप्ता जी हमारे साथ हैं। राहुल जी, हाँ, और जानकारी मैं आपसे लेना चाहूँगा, जब हम देखते हैं कि जिस तरीके से जो मार्केट ट्रेंड चल रहा है, और कहीं ना कहीं लोगों को लगता है भले ही डिजिटल गोल्ड का जो एक विकल्प उनके पास है, जहां 10 रुपए से वो अगर चाहें तो यहां पे निवेश कर सकते हैं, लेकिन क्या उसको हम सुरक्षित मान सकते हैं? और क्या जब हमें आवश्यकता है, अगर हमने डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है, निवेश किया हुआ है, और हमें अगर पैसे की आवश्यकता है, तो कितनी जल्दी हम कह सकते हैं कि एक वहां फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो मिल पाएगी? देखिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में तो हर समय बिड आस्क का दाम आता रहता है, खरीदने और बेचने का जी। तो आप जब भी खरीदते हैं तो आप जो हायर दाम होता है आस्क दाम पे खरीद सकते हैं, और जो लोअर दाम जो बिड आता है, जो बेचने का दाम है, जिसके ऊपर सामने कोई और खड़ा हुआ है आपसे खरीदने के लिए, उसको बेच सकते हैं जी। तो उसमें किसी भी तरह का रिस्क नहीं होता, किसी भी तरह का समय नहीं लगता। जैसे वंदना जी ने बताया कि फिजिकल बेचने में तो आपको फिर भी बाजार में जाना पड़ता है, बेचने में समय लगता है, तो डिजिटल फॉर्म में गोल्ड में किसी तरह का रिस्क नहीं है। हाँ, ये जरूर है, जितना आप छोटी वैल्यू का सोना खरीदते हैं जी, उतना आपका जो बिड और आस्क है, जो खरीदने और बेचने का दाम का जो अंतर है वो बढ़ जाता है, तो उतना आपका खरीदने बेचने में जो फर्क है उसका नुकसान होने की वो ज्यादा रहती है। भारत में जो MCX फ्यूचर एक्सचेंज है उसके ऊपर जो गैप है खरीदने और बेचने का सबसे कम उसके ऊपर होता है, जिसके ऊपर आप फ्यूचर में 100 ग्राम या फिर 1 किलो की मात्रा के अंदर सोना खरीद और बेच सकते हैं। अदरवाइज जितने भी वैल्यू के अंदर उसके बाद जितने छोटे प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर आपके खरीदने बेचने के नुकसान का फर्क है, जो कि फिजिकल के अंदर छोटी अगर आप क्वांटिटी में सोना खरीदना चाहते हैं तो फिजिकल के अंदर आप अगर कॉइन्स वगैरह खरीदते हैं तो वो नुकसान आपका उतना नहीं रहता जितना किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के अंदर, किसी इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के ऊपर हाई रहता है। ये असली फर्क है दोनों चीजों के अंदर। जी बिल्कुल, ये असली फर्क। और कहीं ना कहीं वंदना जी, जो निवेशक हैं वो शायद अब ये भी जानना चाहते होंगे कि अब साल के अंत तक अगर बात की जाए तो कहाँ तक ये जो ग्राफ है भाव का, सोने की बात की जाए, चांदी की बात की जाए, ये कहाँ तक पहुंच सकता है? जी, मैंने ऑप्शन डेटा को स्टडी किया था और फिबोनाची को देखते हुए मुझे लग रहा था कि यहाँ पे $3,800 जो है वो यहाँ पे कॉमिक्स में सोना आता हुआ दिख सकता है। जिस तरीके का माहौल है, 2 रेट कट्स यहाँ पे और भी हैं। अगर हम घरेलू बाजार को अपना करेंसी यहाँ पे डिप्रिशिएट हो रहा है 90 अगर हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि एक बार 1,16,000 यहाँ पे गोल्ड का भाव जो है वो आता हुआ दिख सकता है। अगर चांदी की बात की जाए, मुझे लग रहा है कि $45 तक यहाँ पे काफी संभावना है आने की, और $43.5 आ गया था। नेक्स्ट यहाँ पे $50 का भी जो लक्ष्य है वो आता हुआ दिख सकता है। हो सकता है कि 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में दिखे। लेकिन मुझे लग रहा है कि चांदी में भी अगर बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि 1,38,000 से 1,45,000 का जो लेवल है वो 2025 में आता हुआ देख सकते हैं, और हो सकता है कि चांदी की रैली इस बार सोने से तेज हुई। जी बिल्कुल, क्या वाकई चांदी जो है सोने को बिछाड़ पाएगी या नहीं? राहुल जी, आपका क्या मानना है इस बारे में? देखिए, मेरा मान ओवरऑल जो 10, 15, 20 साल का डेटा देखा है तो चांदी के अंदर ना वॉलेटिलिटी हाई है। चांदी ने पहले भी 1 लाख दिखाया और 1 लाख दिखाकर वापस 40,000 दिखाया है जी। जहां तक सोने के अंदर मुझे लगता है कि एटलीस्ट जो करेक्शंस आती है वो 10-5% के अंदर आती हैं, उसके बाद वापस ट्रेंड ऊपर है। और जो पिछले रिसेंट समय के अंदर दिख रहा है, जिस तरह से रेट कट के लिए दुनिया में सब लोग वेट कर रहे थे और उस दौरान भी सोने का दाम कॉन्टिन्यूस बढ़ रहा था। एक बार रेट कट होने के बाद जरूर सोने के अंदर 1-1.5% की गिरावट आई, परंतु खाद के अंदर अमेरिकी बाजार बंद होते होते वापस दाम रेट कट से पहले जो हाईएस्ट थे, मतलब 1,11,000 रुपए MCX और फिजिकल दाम 1,14,000 वापस टच हो गए। तो मेरा मानना है सोने में दिवाली तक मैं बहुत आराम से 1,20,000 देखता हूँ। मेरा मानना है 1,20,000 आराम से देखने को मिलेगा जी। मेरा मानना है उससे भी ऊपर दिख सकता है। जहां तक ईयर एंड की बात है, 1.25 लाख रुपए सोने का दाम मेरा मानना है अचीव हो सकता है था। जी बिल्कुल, तो 1.25 लाख तक देखिए सोने का जो भाव हो जा सकता है, ऐसा मानना है राहुल जी का। और वंदना जी, क्या इसी को देखकर जो निवेशक हैं, कहीं ना कहीं अक्सर हम देखते हैं कि लालच जो है, ऐसा लगता है कि शायद जो भाव है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, इस वजह से ज़्यादा अमाउंट निवेश कर देते हैं। लेकिन स्थिति कभी कभी चांदी जैसी भी हो सकती है, जिस तरीके से भाव ऊपर गया हो सकता है उतनी ही तेज़ रफ्तार से वो नीचे भी आए। तो ऐसे में क्या आप कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी, चांदी में मैं बिल्कुल जैसा राहुल जी ने बोला है, हम लोगों ने $50 के बाद उसका सफर $17 तक भी यहाँ पे आता हुआ देखा है। तो ये
कह सकते हैं कि काफी वॉलेटाइल एक चंचल कमोडिटी है। और जब इंडस्ट्रियल डिमांड की बात आती है, जो इंडस्ट्रियल कमोडिटीज होते हैं उनमें सब्स्टिट्यूशन जो रिस्क होता है वो बहुत ज्यादा होता है कि चांदी का कहीं सब्स्टिट्यूट ना यूज होने लगे। तो वैसे केस में ये काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो सकती है। लेकिन ऐसे मेटल्स में अगर आप यहाँ पे निवेश कर रहे हैं तो मेरी राय यही रहेगी कि जैसे मुझे लगा यहाँ पे कि स्टडी के बाद कि हो सकता है कि चांदी यहाँ से मतलब कि 1.5 लाख का लेवल दिखाए या 1.38 का लेवल दिखाए, 1,38,000 का, तो वहां पे एटलीस्ट 50% पोजीशन जो है आपको एटलीस्ट यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि काफी डिसिप्लिन ट्रेड करके अगर हम यहाँ पे चले तो चांदी में जो वॉलेटिलिटी है उससे हम यहाँ पे बच सकते हैं। लेकिन इस बार मुझे फॉल बहुत ज्यादा नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड के साथ ये बढ़ रही है। तो मैक्सिमम मुझे लग रहा है नीचे के साइड में एक बार $35 $34 वाला लेवल्स है, और जब भी वो लेवल्स आते हैं तो वहां पे आपको बढ़िया एक वैल्यू बाइंग मिलेगी, फिर से आप यहाँ पे वैल्यू बाइंग कर सकते हैं। तो डिसिप्लिन के साथ आपको प्रॉफिट बुक करके निकलना भी होगा, ग्रीडी नहीं होना होगा। और वैसे हम क्या करेंगे कि फिर से करेक्शन आएगा तो फिर से वहां पे हम निवेश करके चल सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से किन किन बातों का जो ख्याल है वो जाहिर तौर पर निवेशकों को रखना होगा। सोने की बात की जाए, चांदी की बात की जाए, अगर देखा जाए रिटर्न अभी ज़रूर अच्छा लगता है, चमकदार लगता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं रिस्क जो है वो भी रहता है, जोखिम भी रहता है। इसलिए सोच समझकर आपको जो निवेश है वो करना होगा और पूरी जानकारी रखनी होगी। फिलहाल वंदना जी और राहुल जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से आप भी निवेश कर सकते हैं, और खासतौर से जो तमाम अगर हम बात करते हैं इन मेटल्स की जिन्होंने अच्छा रिटर्न तो दिया है, लेकिन अब देखना होगा जो त्योहारी सीजन जिसकी शुरुआत होने जा रही है, और उससे भी महत्वपूर्ण जो जीएसटी सुधारों की हम बात कर रहे हैं, जीएसटी रिफॉर्म की हम बात कर रहे हैं, 22 तारीख से वो लागू हो जाएगा। और उसके बाद जिस तरीके का अनुमान है, ना सिर्फ ये देखना होगा किस तरीके से त्योहारी सीजन में जो मांग है वो बढ़ती हुई नजर आती है, और सोने चांदी की जो कीमतें हैं मांग के साथ साथ उनकी कीमतों में कितना असर यहाँ फिलहाल नजर आएगा। फिलहाल आज के लिए मनी मंत्र में बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मनी मंत्रा के प्रायोजक थे